Hello students, today we are going to start with our this topic conquest, disease and trade. It means we are talking about wars और द विजय, जिसे हम बीमारी बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं. ये टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे फटाफट. बेसिकली यहाँ पे अमेरिका को कैसे खोजा गया और यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेटल्स को कैसे लाया गया वो हम देखेंगे. और इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो हमने फूड कैसे ट्रैवल होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जिसमें हमने ये देखा कि जो नूडल्स होते हैं वो चाइना से आए हैं और वो कैसे चाइना से दुनिया के दूसरे पार्ट्स में पहुँचे. और भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम इसके एक जो बहुत ही प्योर फॉर्म है नूडल्स का उसे यूज़ करते हैं. और नूडल को इटालियन रूप में स्पैगेटी बोलते हैं. और आज बहुत सारे जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं या फूड्स हैं, जैसे आलू हो गया या हमारा चिली हो गया, कॉर्न हो गया, सोया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीटरूट हो गया, यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी जो आइलैंड थे उनको जस्ट इन्वेंट कर ली. इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, डिस्कवर कर लिया था, राइट. और आलू के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि आयरलैंड के जो फार्मर्स थे आलू पे, पोटैटोज़ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे कि 1840 के ईयर के समय किसी बीमारी से आलू की फसल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गई. अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लोगों स्टार्वेशन का शिकार हो गए, क्योंकि उनका काम ही था, आलू पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गया था उन लोगों का कि आलू ना खाने से वो मर गए, राइट. और उस जो फेमाइन था उसको आयरिस के नाम से जाना जाता है. आयरिस, यू कैन से आयरिस फेमाइन के नाम से जाना जाता है उस पूरे एरा को, जब उन लोगों को बिल्कुल ही आलू की कमी हो गई थी. आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जाना जाता है. तो एक बार इसको देख लेना आप. और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे 16th सेंचुरी में आपका यूरोप में जो नेविगेटर्स थे उन्होंने एशिया और अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट सी रूट्स को डिस्कवर कर रहे थे. और जो जो हमारे सी रूट्स की जो डिस्कवरी थी, उन्होंने सिर्फ बिज़नेस को फैलाने में ही मदद नहीं की, बल्कि जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप का जो एक स्ट्रॉन्ग उनकी जो एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि यूरोपियन बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे उसकी नींव रखी गई. और अमेरिका की बात करते तो अमेरिका के पास जो मिनरल्स वगैरह थे उसका बहुत तगड़ा रिज़र्व था. और इस जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था उसमें ग्रेन्स वगैरह की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थे. तो अमेरिका के जो ग्रेन्स थे, मिनरल्स थे, वो दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोगों के जीवन को पूरी तरह से बेसिकली उन लोगों ने बदल दिया. और अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे वहाँ पे कोई भी इम्यूनिटी वगैरह नहीं थी. और जहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे बात हम करेंगे कि कैसे जो डिजीज़ थे, स्मॉल पॉक्स था, वो मतलब कि एज अ वॉर वेपन यूज़ किया गया, राइट. कैसे यूज़ किया गया वो देख लेते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उनके द्वारा जो स्मॉल पॉक्स के जो बैक्टीरियाज थे, जो भी चीज़ें थी, उनको यूज़ किया गया सिर्फ़ और सिर्फ हर जगह ऑक्यूपेशन के लिए, हर जगह विजय पाने के लिए. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मोस्ट पावरफुल जो वेपन था स्पेनिश कॉन्करर का, वो कोई मिलिट्री वेपन नहीं था, बल्कि वो जर्म्स थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, राइट, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन लोगों ने फैलाया. और अमेरिका के जो ओरिजिनल जो इन्हेबिटेंट्स थे उनकी इम्यूनिटी भाई लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं रहे ये लोग. तो ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा डेडली किलर बन चुका था कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ को इसने मारना शुरू कर दिया, राइट. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोप के लोगों पे जो स्मॉल पॉक्स का जो अटैक था वो पहले भी हो चुका था, इसलिए
उन्होंने इस बीमारी से लड़ने की ना इम्यूनिटीज़ उनके अंदर मतलब कि राइज हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अन्य देशों से बिल्कुल अलग था, कॉन्टिनेंट से भी अलग था। तो यहाँ पे इनके शरीर में इम्यूनिटी उतनी नहीं थी इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो जब यूरोप के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो अपने साथ स्मॉल पैक्स के जर्म्स भी ले गए, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका के कुछ पार्ट्स को पूरी तरह से साफ़ कर दिया। वहाँ की पॉपुलेशन को साफ़ करने का मतलब वहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगाया, वहाँ पे बेसिकली लोग मर गए, राइट। और इस तरह से यूरोपियंस ने बड़ी ईजिली अमेरिका को कैप्चर कर लिया, राइट। अब हम बात करेंगे यूरोप की प्रॉब्लम्स क्या थी। तो भाई यूरोप की जो प्रॉब्लम्स थी अगर हम उसकी बात करें तो हम ये बोलेंगे कि 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज़ में हुआ करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी से ही चाइना ने ये जो बाहर से जो चीज़ें आती थी उनको स्टॉप करना, इंपोर्ट पे स्टॉप करना शुरू कर दिया था, राइट। अब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था कौन? चाइना, राइट। अब चाइना के जो घटते इम्पैक्ट थे और अमेरिका के जो बढ़ते इम्पैक्ट थे, वो प्रभाव जो थे उसके कारण जो वर्ल्ड के जो बिज़नेस का जो सेंट्रल जो एक सेंटर बना हुआ था, अट्रैक्शन सेंटर बना हुआ था, अब वो क्या हो रहा था, यूरोप की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे थे। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि चाइना का रोल रिड्यूस हो रहा था, अमेरिका धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था। अब वो गेन करते करते पूरा का पूरा जो यूरोप था अब वो धीरे धीरे एमर्ज हो रहा था सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। क्योंकि अमेरिका भी क्या हो रहा था, चीन और अमेरिका की बात करें तो उनके प्रभाव कम हो रहे थे, ठीक है। और इस वजह से जो यूरोप की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे थे कि यूरोप में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वहाँ पे अपना बिजनेस जो भी है वो पूरा का पूरा सेटअप हो रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। अब यहाँ पे हम आएंगे 19th सेंचुरी 1815 और 1914 की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा इस पैराग्राफ में क्या बताया है, तो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी और इस पीरियड में अगर हम बात करें तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, और उन बदलावों की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उनके रिश्तों में अभी डिफरेंट उनके जो रिलेशंस थे उन पे बदलाव आए। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो लोग मानते थे कि बेसिकली इकोनॉमिक अगर हम लेन देन करें तो वो जो लेन देन होता है इकोनॉमिकली वो 3 तरह के होते हैं, जो फ्लोज़ होते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लोज़ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो जो फर्स्ट फ्लो होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि पहला जो होता है वो बेसिकली मुख्य रूप से गुड्स और जो क्लोथ्स होते हैं और ग्रेन्स में जो व्हीट होता है उसका फ्लो होता है। सेकंड जो लेबर का फ्लो होता है वो, यानी इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, वर्क की तलाश में, लोग जॉब की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ माइग्रेशन इज़ द सेकंड फ्लो। एंड द थर्ड फ्लो इज़ ऑफ कैपिटल। कैपिटल इट मीन्स पैसा, राइट। मतलब पैसे की अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग कैसे कैसे करते हैं दूर दूर के इलाकों में। तो ये हमारा तीसरा फ्लो होता है। तो फर्स्ट फ्लो बिजनेस का, सेकंड फ्लो लेबर का, एंड द थर्ड फ्लो कैपिटल का होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों जो फ्लो हमने पढ़ा है समझने के लिए ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसको हम ज़रा नज़र डालेंगे कि 18 सेंचुरीज़ के आखिरी तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। अब ये कॉर्न लॉ क्या है, तो ज़रा कॉर्न लॉ भाई सुन लो भाई, कॉर्न लॉ क्या है। तो कॉर्न लॉ की अगर हम बात करें, हेयर वी हैव कॉर्न लॉ, ठीक है, इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं तो इस पैराग्राफ को ज़रा ध्यान से पढ़ लेना बेटा। क्या लिखा हुआ है, कॉर्न लॉ बेसिकली वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, राइट। दोबारा बोल रही हूँ, द लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ। यानी एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जिसके सहारे सरकार ने मेज़ या कॉर्न
कि इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, कोई इंपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड की डिमांड बढ़ गई। अब जब फूड की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने जो जितनी भी एग्रीकल्चर वाली जो गुड्स थे उन सामानों में वो सामान इंक्रीज़, मतलब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, उनको ज़्यादा ग्रो करने के लिए लोग तैयार हो गए और लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे। अब इससे पहले कि ब्रिटेन में स्टार्वेशन आ जाता, लोग भूखों से मरते, सरकार ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉ ख़त्म कर दिया, राइट। अब जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में जो फूड्स थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब भोजन की कमी, यानी जो फूड था, जो खाना था, उसकी कमी में बदलाव आया और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा। तो कॉर्न लॉ की अगर समय की बात करें, उसके टाइम की बात करें, तो कॉर्न लॉ के में हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्न लॉ में बेसिकली फूड की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई थी और फूड्स के कॉस्ट बढ़ गए थे, राइट। और कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या क्या हुआ था, तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था, ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था और बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक उसका फूड का रखने लगे थे, ग्रेन्स वगैरह का, ठीक है। तो ये सब काम हुआ था कॉर्न लॉ हटाने के बाद। अब हम बढ़ेंगे किसका, टेक्नोलॉजी में बेसिकली इम्प्रूवमेंट क्या हुआ था, हम वो देख लेते हैं एक बार, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, ठीक। यहाँ पे पूरा कॉर्न लॉ के बारे में दिया हुआ है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें और उसका जो इम्पैक्ट था हम उसकी बात करें, तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो पीरियड था, यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक थी वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में पूरी टेक्नोलॉजी ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस युग के कुछ मुख्य जो टेक्नोलॉजी थी वो रेलवे था, स्टीमशिप था, टेलीग्राफ था, इस टाइप की चीज़ें थी, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाली लाइन, टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, राइट, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो हम ये बोलेंगे कि जो ट्रेन्स थी उन्होंने जो पोर्ट एरियाज़ होते थे या जो इंटरनल पार्ट्स होते थे उनको आपस में जोड़ते थे। रेलवे क्या करती है, रेलवे हमेशा यही तो काम करती है, एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जोड़ती है। जो स्टीमशिप के कारण जो बड़े बड़े जो माल होते थे उनको भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बड़ा आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से जो कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती थी उसमें बड़ी एक इम्प्रूवमेंट आई, ठीक है, बहुत ही तेज़ हो गई चीज़ें। अच्छा, और काफ़ी हद तक हर चीज़ इकोनॉमिक की जो एक्टिविटी थी वो बेटर होने लगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शिप पे देखो, अलेक्जेंड्रा शिप का नाम है। यहाँ पे एक लंदन न्यूज़ में इस चीज़ को इलिस्ट्रेट किया गया, कैसे एक्सपोर्ट ऑफ मीट को एक्सपोर्ट किया जा रहा था शिप्स में। अब रेफ्रिजरेटर वगैरह होते थे, उनमें लाद दिया जाता था और शिप्स को इधर से उधर ले आ जाता था। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक समय में ऐसा था जब मीट को ऑफ़र किया गया एक गुड एग्जाम्पल के रूप में, जो एक कनेक्टिविटी होती है। और 1870 तक की बात करें तो जो एनिमल्स थे वो शिपिंग की जाती थी उनको ज़िंदा फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, एंड उसके बाद उनको ना बूचर्स क्या करते थे, उनका स्लॉटर कर दिया जाता था, काट पीट करके उनको लाया जाता था। लेकिन जो लाइव एनिमल होते थे, जो लाइव एनिमल इट मीन्स जो जिंदा एनिमल्स होते थे, बेसिकली उनको बहुत ही एक लंबा समय लगता था और बड़ी दिक्कत होती थी शिप पे बांध के ले जाना के लिए। और ये जो वॉयज समुद्री यात्रा होती थी, वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा होता है, समुद्री यात्रा में बहुत सारे एनिमल्स मर भी जाते थे, बीमार हो जाते थे, वेट कम हो जाता था, अनफिट होते थे खाने के लिए। तो इसीलिए जो मीट था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगा और जो पुअर क्लास थी उसके हाथ से बिल्कुल बाहर था मीट का खाना पीना, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो अब जब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी, रेफ्रिजरेटर्स आए शिप में, अब पेरिशेबल जो फूड्स होते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वो भाई अब सिक्योर हो गए, रेफ्रिजरेटर में रखे जाने लगे। अब जो एनिमल्स थे उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लॉटरिंग कर दी जाती थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक पहुंचाने में, एंड देन उसके बाद यूरोप में फ्रोज़न मीट बिकने लगा जैसे आजकल बिकते हैं। अब पुअर की बात करें यूरोप की, अब वो भी भाई अपने डाइट में से यूज़ करने लगे,
ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब सिर्फ ब्रेड पोटैटोज़ ही नहीं, बल्कि अब मीट भी इनके खाने में ऐड हो गया था, बटर हो गया था, एग हो गया था, लोगों की बेटर लिविंग कंडीशन हो रही थी, सोशल पीस हो रहा था। कुल मिलाकर के इम्पेरियलिज्म जो अब्रॉड में फैला हुआ था, उसका ये इम्पैक्ट था कि बाहर की कंट्रीज़ में इन लोगों ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था, वहाँ से पैसे, वहाँ से बाकी चीज़ें इनकी कंट्री में आ रही थी, तो कंट्री के हालात इन लोगों के सुधर रहे थे। कुल मिलाकर के यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं, कॉलोनिज्म की बात करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरफ बिजनेस से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेटर हो गई थी, तो दूसरी तरफ से कॉलोनिज्म से इसके लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ा था। और जब हम अफ्रीका के आधुनिक जो नए जो मैप को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों में जो हम कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं वो पूरे के पूरे रन स्ट्रेट हैं, मतलब सीधे ही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना सीधी, आप खुद देखिए ना, जैसे कि मोरक्को है, मोरक्को से एक लाइन सीधी खींची गई है, मतलब सीधी सीधे लाइन्स हैं यहाँ पे, आप ये देखेंगे। जैसे किसी बच्चे ने अब अफ्रीका का मैप ड्रॉ किया है, ठीक है, अब ये भी मत बोल देना मैम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट है, बट लाइन कुछ कुछ हर मैप में यहाँ पे स्ट्रेट में है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप ये पढ़ेंगे कि रिंडरपेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिंडरपेस्ट में आप ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिंडरपेस्ट भाई क्या है। रिंडरपेस्ट प्लेग जैसे होता है ना, उसकी तरह ही फैलने वाली एक बीमारी थी, और ये बीमारी 1890 के समय में अफ्रीका में बहुत तेज़ी से फैली। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे यूरोपियन अट्रैक्ट हुए अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थे, लैंड था, मिनरल था, और ये भी एक होप था इनको कि ये अपना प्लांटेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, माइंस को से प्रोड्यूस करेंगे मिनरल्स वगैरह, और यूरोप को एक्सपोर्ट करेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि शॉर्टेज ऑफ लेबर था, जो कि वर्क ऑफ फॉर वेजेस करने के लिए तैयार नहीं था। तो जो एम्प्लॉयर्स थे वो बड़े सारे तरीके को यूज़ करते थे रिक्रूट करने के लिए, लेबर को लेने के लिए उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज करते थे, और विच कुड बी पेड ओनली बाय द, जो कि सिर्फ वर्किंग क्लास पेज करती थी प्लांटेशन एंड माइंस पे। और इनहेरिटेंस लॉ को चेंज किया गया सो दैट कि पीजेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया जाए उनके ज़मीनों से। इनहेरिटेंस लॉ इट मीन्स कि जैसे अगर मेरी ज़मीन है तो कल को मेरी ज़मीन पे मेरे बच्चों का अधिकार होगा, तो इनहेरिटेंस लॉ ये होता है, उसको चेंज कर दिया गया। अपने नए तरीके से इन लोगों ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, लोग पूरा नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को, फिर उन ज़मीनों को ये ब्रिटिशर्स अपने में मिला लेते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर पूरी की पूरी रिंडरपेस्ट की एंट्री होती है। अब रिंडरपेस्ट क्या करेगा, अफ्रीका में 1880 में जैसे आएगा ये बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिशर्स एशिया से लाए थे। अब ऐसे में उन इटालियन जो सोल्जर्स की मदद के लिए किया गया था, जो जिसे हम बोलते हैं ना कि ईस्ट में अफ्रीका में एट्रिया पे आक्रमण कर रहे थे। यानी क्या, बीमारी घोड़ों के साथ आई थी एशिया से, ठीक है, और कौन लेकर आया था, ब्रिटिशर्स। और ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो ईस्टर्न अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। बताओ। अच्छा, अब रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गया था। अब 1892 आते आते ये बीमारी, पता है, पूरे के पूरे अफ्रीका के वेस्टर्न सी तक या कोस्टल एरिया तक पहुंच चुकी थी। अब इसी दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के जो वहाँ के जो लोग थे, हम ये बोल सकते हैं उनकी जो पॉपुलेशन थी, जो वो उनके लोगों की जो पॉपुलेशन थी, 90% लोग मौत के घाट वहाँ पे उतर गए, कैटल की बात करें तो, ठीक है। तो बड़ी हम ये बोल सकते हैं कि जब इनके कैटल्स इतने मरने लगे, 90% कैटल बहुत ज़्यादा होता है अफ्रीका के, 90% कैटल मरी गए, बताओ। अच्छा, अब उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अफ्रीकन के लिए जो कैटल का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पे खतरा। अब उनके पास खानों और प्लांटेशन में मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। अब सोचो, मतलब ब्रिटिशर्स को लेबर का शॉर्टेज था, तो वो बीमारी लेकर आए तो कैटल्स मरने लगे, तो भाई अब लोगों के पास कोई काम नहीं बचा।
सिर्फ और सिर्फ या तो माइंस में काम करने चले जाएं या तो प्लांटेशन में काम करने चले जाएं। बताओ कितना दिमाग था इन ब्रिटिशर्स के पास। और इस ढंग से कैटल्स की एक बीमारी ने पूरे यूरोपियन को अफ्रीका में अपना कॉलोनिज्म फैलाने में मदद किया। ठीक है, तो बताओ अब हम बात करेंगे इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंजर्ड लेबर मतलब बेटा बंधुआ मजदूर। कहाँ से माइग्रेशन होंगे, माइग्रेट होंगे भाई? इंडिया से। ठीक है, और इंडिया इंडेंजर्ड लेबर में सबसे ही आ गया था। हमें पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था प्लांटेशन फार्म में, हमें काम करवाया जाता था बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी पैसे के। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कैसे जो लेबर थे, जो किसी खास मालिक के लिए खास टाइम के लिए काम करने को बहुत ज़्यादा तैयार रहते थे, उन्हें हम इंडेंजर्ड लेबर कहते हैं। राइट। अब जैसे कि मॉडर्न बिहार हो गया, यूपी हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, तमिलनाडु हो गए, वहाँ के कुछ ड्रॉट वाले एरिया हो गए। राइट, जो गरीब लोग हो गए वो बेचारे बंधुआ मजदूर बन जाते थे, इंडेंजर्ड लेबर बन जाते थे। और इन लोगों को बेसिकली कैरेबियन आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सिलोन और मलाया भेज दिया जाता था। अब भारत में कई सारे इंडेंजर्ड जो लेबर थे उनको असम के चाय बागानों में भी लगा दिया जाता था, टी प्लांटेशन में। अब एजेंट जो होते थे जो इनको भेजते थे वो झूठे वादे करते थे, प्रॉमिसेस करते थे। इन मज़दूरों को ये भी नहीं पता होता था कि कहाँ जा रहे हैं। इन मज़दूरों के लिए ना नई जगह पर भारी बड़ी ज़्यादा ना एक डर लगता था इनको। और उनके पास कोई कानून अधिकार भी नहीं थे ना, कि उनको फिर एट लास्ट उनको काम करना ही पड़ता था। और 1900 तक की बात करें तो भाई वहाँ पे भारत में जो नेशनलिज्म, जो कुछ नेशनलिस्ट थे वो एंडेंजर्ड लेबर का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस सिस्टम को 1921 में फिर समाप्त कर दिया गया। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक हम आज करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी। आगे का टॉपिक हम बेटा कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।